बलीग मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। इनका ताल्लुक है यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के भी मेंबर हैं। बलीग, आप ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं, या नौजवान जो आपके साथी हैं सियासतदान, वो पाकिस्तान के मसाइल के बारे में उनका क्या व्यू है? आपके नज़दीक क्या सबसे बड़े मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के? देखिए, पाकिस्तान के बड़े मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में एक तो सही जमहूरियत का कायम होना और उसको चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं समझता हूँ कि अगर जमहूरियत सही अंदाज में चलना शुरू हो जाएगी तो पाकिस्तान के फिर दीगर मसाइल जो इसके ना होने की वजह से बहुत अब इस वक्त भूत बन चुके, अफरेद बन चुके, उनको भी, और हॉन्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान को, उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी ये कि यंग पार्लियामेंटेरियंस का जो रोल है, एक ये मौका मिला और यंग पार्लियामेंटेरियंस आगे आए तो इन्होंने अपनी काफ़ी जगह बनाई है और मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत से हमारे जो यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका बड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनका विजन, उनका एक्सपोजर, काफ़ी ब्रॉड विजन लेकर वो आए हुए हैं। तो उनको उनकी पार्टीज़ में भी अच्छी जगह मिल रही है, उनको पार्लियामेंट में भी ज़्यादा, एक तो उनमें बेसिक जो स्ट्रेंथ उनकी एक है वो उनकी कैपेसिटी टू वर्क है। मोस्टली यंग पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो उनके पास इनहेरेंट ये एक कैपेसिटी है कि ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा लगन से, ज़्यादा कोशिश से वो काम कर सकते हैं। तो और वो चीज़ें नज़र भी आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ पार्टियों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, असेंबली फ्लोर पे भी उनकी प्रेजेंस, उनकी एड्रेस करने की कोशिश, तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक लेकिन तब्दीली जिसे चेंज जिसे कहिए वो आ रही है, यंग इतनी लीडरशिप आई है, उसके साथ कोई तब्दीली भी आ रही है? देखिए, यंग के साथ तब्दीली तो वक्त के साथ साथ आती है और मैं समझता हूँ कि एक तब्दीली तो बहुत बड़ी ये आई है कि बहुत से और यंग लोगों को हौसला मिला है कि हम भी आगे आ सकते हैं, हम भी कोशिश कर सकते हैं। ये एक ऐसा हिसार था पार्लियामेंट के गिर्द पहले कि मखसूस लोगों के अलावा मखसूस पुराने सियासतदान, ठीक है उनमें बहुत मंझे हुए, बहुत एक्सपीरियंस का भी कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे टिपिकल नाम भी बहुत सारे थे जो सिर्फ एज इट इज़ के अपने नाम और वजूद की वजह से ही चले आ रहे थे। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि आज के नौजवान जब देखता है कि बहुत से और भी यंग लोग हैं तो वो इसके लिए कोशिश कर सकता है, एस्पायर कर सकता है आने का। उसके अलावा बाकी भी बहुत सी तब्दीलियाँ, बहुत से, जिस तरह मेरे ख्याल है पहले भी यहाँ जिक्र हो चुका कि कमेटीज़ में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो मैंने पहले ही अर्ज़ की कि उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी कैपेसिटी है, उसकी वजह से वो तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, वहाँ पे काम करते नज़र आते हैं, होमवर्क करते नज़र आते हैं, लाइब्रेरीज़ और उसमें रिसर्च करके आते नज़र आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तब्दीली है। कुर्नी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपका DI खान से ताल्लुक़ है, काफ़ी टेररिज्म रिडन एरिया भी है, आपकी बॉर्डरिंग जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ आपका हल्का है। वहाँ पे आपके ख्याल में क्या रोल है नौजवानों का, जो आपके हल्के के अंदर लोग हैं, आपकी उनसे इंटरेक्शन कैसी है? क्या वो अंडरस्टैंड करते हैं, या वो वही एक जो क्राइसिस है हमें माशरे के अंदर नज़र आता है कि यंग लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिज़म का शिकार ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं ज़हनी तौर पर? देखिए, जहाँ तक मेरे हल्के का ताल्लुक़ है और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ पे तो क्योंकि एक्सट्रीमिज़म इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग वहाँ पर जो है, हमारी जो यूथ है उसमें वो भी सफ़र हुई है, हमारे एल्डर्स भी सफ़र हुए हैं। अब खुदा के फजल से हालात वहाँ पर ठीक हुए हैं, लेकिन उस इलाके में टैलेंट भी है। जैसे वहाँ पर एक हमारे पास ग्लोबल यूनिवर्सिटी है DI खान में, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे इलाके में एक इस ऐसे बैकवर्ड इलाके में एक यूनिवर्सिटी माजी में बनाई गई जहाँ से हमारे जो लोग स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उससे फ़ायदा उठाते हैं, और बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी DI खान से पैदा हुए। जिस तरह रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, और यूथ पार्लियामेंट भी आए थे बाबर इकबाल साहब, 12 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट में कायम किया। इस तरह काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ये सिर्फ DI खान में या पाकिस्तान की जिस रूरल एरिया में भी जाएँ टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप DI खान की यूनिवर्सिटी से पढ़ के और आप अगर लम्स में पढ़ें या अगर आप कायदा यूनिवर्सिटी में पढ़ें तो उनकी पॉलिशिंग में डेफिनेटली फ़र्क होता है, लेकिन जब वो आते हैं अब जॉब्स में आते हैं या उनका टैलेंट जब उसमें निखार है, टैलेंट की हद तक तो ये दुरुस्त है, लेकिन जो बेसिकली जो एक्सट्रीमिज्म है उसके जो क्या उनकी ज़्यादा झुकाव उस आइडियोलॉजी की तरफ है, या ये है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हम एक, जैसे मैंने आपको कहा कि हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स करें। ये एक बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान का जो यूथ है वो टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म इसकी तरफ जा रही है। बिल्कुल ही एक प्रोपेगेंडा है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ के ख़िलाफ़।
ٹھیک ہے سوسائڈ اٹیکس میں ینگ لڑکے اس میں آئے، لیکن ان کا میجورٹی کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، دے آر فورن سٹیزن. کوئی بھی بہت کم لوگ ہوں گے جن کا تعلق پاکستان سے ہوگا، میکسیمم 1% بھی نہیں ہوں گے. وہ جو ہے اکراس دی بارڈر جو ہے وہ بارڈرنگ کنٹری سے وہ بارڈر کراس کر جاتے ہیں، یا ان کا تعلق جو ہے وہ ٹرائبل ایریا سے بھی ہوتا ہے. اور میں ٹرائبل ایریا بالکل کہوں گا کہ ٹرائبل ایریا جو ہے وہ نگلیکٹڈ ایریا ہے، اور وہاں پر ٹیررزم جو ہے وہ فروغ پا رہی ہے جب تک. اور میں نے ہمیشہ مختلف ایشوز پہ مختلف چینلز پہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کیے کہ جب آپ ٹرائبل ایریا میں آپ اسکول کالج یونیورسٹیز ہم نہیں بنائیں گے، ان لوگوں کو ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے، مطلب وہاں پہ بہت کم ایسے ہے کہ اسکولنگ سسٹم ہے، اسکول کے بعد وہ ٹرائبل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اویئرنیس پیدا کرنے کی اور پھر ہمارے پاس ورلڈ کمیونٹی میں کہتی ہے کہ ہم نے جی ٹرائبل ایریا میں ملین اور بلینز آف ڈالرز ہم نے خرچ کیے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ تمہیں بتائیں کہ انہوں نے کیا خرچ کیے. نہ انہوں نے کوئی روڈز بنائے، نہ انہوں نے کوئی اسکول کالجز بنائے، نہ انہوں نے یونیورسٹیز بنائی ہیں، نہ انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کام کیا. تو وہ پتہ نہیں وہ کہاں کس اس میں بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ملینز آف ڈالرز اور پتہ نہیں بلینز آف ڈالرز ہم نے ٹرائبل ایریا میں خرچ کیا. کس پہ خرچ کیا یہ تو بتائیں کم از کم. یہ جواب ویسٹرن کنٹریز کے پاس میرے خیال میں ہمیں تو ابھی تک جب بھی ڈیلیگیشن ہیں ہمیں تو ابھی تک وہ جواب نہیں دے سکے. پتہ نہیں ان کے پاس اس پہ کیا جواب ہے. ندیم افضل صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کا جب الیکشن ہوا تھا آپ کے ساتھ بھی ینگ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک تھے. آپ کے خیال میں کیا سوچ ہے ینگ لوگوں کی جو آپ کے حلقے میں ہیں، جن سے آپ جنرلی انٹریکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے جو پرانے لوگ اسپیشلی پولیٹیکل پروسیس کے اندر پرانے لوگ ہوتے تھے، اب ایک گاؤں میں جاتے تھے تو میرے خیال میں جو گاؤں کا بڑا ہوتا تھا وہ ایک الیکشن کا فیصلہ کرتا تھا کہ بھائی میری برادری نے، میری فیملی نے، میرے گاؤں کے لوگوں نے فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے، تو سارے ووٹ اس کو جاتے تھے. اب ینگ لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہو گئی نا، تو اب وہ میرے خیال میں وہ سسٹم ختم ہو گیا. اب لوگ ہر فیملی کے اندر، پھر آگے ہر فیملی کے اندر بھی 5 لوگ ہیں تو 5 کی مختلف رائے. کوئی پیپلز پارٹی کو پسند کرتا ہے، کوئی نون لیگ کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی اور پارٹی کو کرتا ہے. تو میرے خیال میں دوسرا، پہلے یہ مسائل نہیں تھے. انرجی کرائسس کے اوپر ہمارے دیہاتوں میں ڈسکشن نہیں ہوتی تھی، ٹیررزم کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی. اب میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس آ گئی. اب نوجوان لوگ جو ہیں وہ صرف نوکری نہیں مانگتے اپنے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ملک کی بہتری کی، ملک کی جو مین مسائل ہیں اب ینگ لوگوں کو ان کا بھی پتہ ہے، کیونکہ کمپیوٹر کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے، اس اویئرنیس کی وجہ سے کافی چینجز آ چکی ہیں، اور میرے خیال میجارٹی پازیٹیو چینجز ہی ہیں. جو اویئرنیس آئی ہے وہ پازیٹیو ہے. اور پارٹیسپیٹ، پہلے پالیٹکس میں عام آدمی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تھا. زیادہ کنیکٹڈ ہیں، جو ایک خیال کیا جاتا تھا کہ زیادہ کنیکٹڈ لوگ کنیکٹڈ نہیں ہے سیاست سے نوجوان. نہیں، اب ہمارا جو دیہاتی لوگ ہیں نا، دیہاتی جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے، جو کہ ظاہر ہے اس کی اچھی خاصی ایک میجورٹی ہے.